डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम प्रथम वर्ष के बीए के छात्रों के लिए हिंदी कहानी और उपन्यास इस प्रथम प्रश्न पत्र के दूसरे खंड हिंदी कहानियाँ में से तीसरी इकाई पंचलैट लेकर सामने आए हैं। पंचलैट फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी कहानी है। स्वतंत्रता के बाद के समय की यह कहानी है। रेणु ने इसे लिखा भी स्वतंत्रता के निश्चित रूप से स्वतंत्रता के बाद था, और उस समय जो गांवों की स्थिति थी, गांवों के जो छोटे छोटे मसले होते थे, उस पर इस छोटी सी कहानी में एक रोचक तरीके से उस पर उसकी चर्चा की है। कहानी बेहद सीधी सादी भाषा में एक सरल एक छोटी सी घटना का उल्लेख मात्र करती है। यूँ तो देखा जाए तो इस कहानी के माध्यम से हमें बहुत सारी सूचनाएं भी मिलती हैं, मानसिकता का पता चलता है, ग्रामीण परिवेश का पूरा चित्रण होता है। वो बहुत सारी बातें इस कहानी से निकल कर के आती हैं, पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि इस कहानी की रचना के पीछे कोई महान उद्देश्य को लेकर के फणीश्वर नाथ रेणु चले थे। वस्तुतः हमें हर कहानी में इस प्रकार के महान उद्देश्य की बात ढूंढनी भी नहीं चाहिए। कहानी को समझने, कहानीकार कहानी को लिखता है वो जो भी उसके हृदय को छू जाए घटना, जो भी उसको अच्छी लगे, रोचक लगे, उसका वो वर्णन करने के लिए स्वतंत्र होता है। और हिंदी साहित्य में, दूसरे तमाम भाषाओं के भी साहित्य में आप ऐसी तमाम कहानियाँ ढूंढ के ला सकते हैं, सामने रख सकते हैं। आपके सामने जब आप साहित्य पढ़ें तो आपके सामने आएंगी ऐसी कहानियाँ जिसमें कोई बहुत बड़ा संदेश नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बातों से बहुत सारी बातें खुल जाती हैं, अपने आप खुल जाती हैं। लेखक एक साधारण घटना का वर्णन करता है और समझने वाला उसमें से बहुत कुछ समझ सकता है। तो इस तरह की ये कहानी बेहद छोटी कहानी है ये, और इस छोटी सी कहानी में फणीश्वर नाथ रेणु ने बड़ी सफलतापूर्वक एक संपूर्ण ग्रामीण परिवेश का चित्रण किया है और एक रोचक घटना का वर्णन किया है। और उसमें आप देखेंगे कहानी जैसे जैसे बढ़ती है, आप उसमें पाएंगे कि उसमें कितनी सारी बातें निकलती हैं। फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। प्रेमचंद के थोड़े से बाद के युग के ये हैं, प्रेमचंदोत्तर युग के ये कहे जा सकते हैं फणीश्वर नाथ रेणु। उनके लेखन में उन्होंने जो वो खास बात जो लेकर के आए, तो उन्होंने जहाँ अपना स्थान जहाँ चुना, कहानी जहाँ की रखी, वो उन्होंने पूरा उसका सही सटीक भौगोलिक वर्णन किया और उसके संपूर्ण संस्कृति और भाषा को साथ में लेकर के वो अपने कहानी और उपन्यास में आए। प्रेमचंद का जब आप उपन्यास पढ़ेंगे तो उसमें एक सार्वदेशिकता है। वह निश्चित रूप से उत्तर भारतीय हिंदी क्षेत्र, हिंदी जो एक पूरा हिंदी पट्टी है, उसके उत्तर प्रदेश, बिहार और उधर राजस्थान तक भी उसका कोई गांव हो सकता है। मूल रूप से चूँकि प्रेमचंद वाराणसी के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, तो हम कह सकते हैं कि उनके उपन्यासों और कहानियों में जो गांव चित्रित है वो उत्तर प्रदेश का है। लेकिन वो कहीं पर भी अपनी कहानियों में ऐसा चिन्ह नहीं छोड़ते हैं कि बहुत निश्चित रूप से बताया जा सके कि इसी स्थान की ये कहानी है, इसी जिले, इसी गांव की ये कहानी है। वो उसमें एक सार्वदेशिकता का भाव रखते हैं। और प्रेमचंद जब लिख रहे थे, जब उन्होंने लिखना शुरू किया और
जितना बड़ा परिवर्तन वो लेखन के क्षेत्र में लेकर के आए, उनके पहले आप ध्यान रखिए कि प्रेमचंद के पहले कहानियाँ और उपन्यास शुद्ध मनोरंजन प्रधान हुआ करते थे। मनोरंजन के अतिरिक्त उनका कोई उद्देश्य नहीं होता था, जबकि ये इनका जो प्रेमचंद सोद्देश्य लेखन को साथ लेकर के आए थे। तो और उसमें उनके लिए ये ज़रूरी था कि वो किसी स्थान से न बंधें और उसको इस प्रकार का उसका चरित्र रखें अपने कहानियों उपन्यासों का और पात्रों का कि वो कहीं के भी पाठक क्यों न हो, उसको समझ में आने वाला हो, उससे वो तारतम्य अपना बिठा सके और वो उसका नज़दीक का लगे। तो उन्होंने सार्वदेशिकता को अपनाया। इसके ठीक विपरीत रेणु ने अपने लेखन में बिल्कुल जिस जगह का वो वर्णन कर रहे हैं उसका पूरा परिवेश, पूरी संस्कृति, भाषा, सब को लेकर के वो अपने साहित्य में आते हैं। उनका उपन्यास मैला आंचल वो मानक बना हुआ है आंचलिक उपन्यासों के वर्ग में, और वैसे भी वो बहुत अच्छा उपन्यास है। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ 10 उपन्यासों की गणना में मैला आंचल निश्चित रूप से एक ठहरेगा, और आंचलिक उपन्यास के रूप में तो यह सर्वश्रेष्ठ है ही। और उसमें उन्होंने बिल्कुल बताया है कि बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की ये कहानी है, और मेरीगंज गांव अपने पूरे परिवेश, अपनी संस्कृति के साथ उस उपन्यास में उपस्थित है। रेणु ने अपनी कहानियों में भी इसी आंचलिकता को बनाए रखा है, और वो लेकर के आते हैं। जो कुछ भी वो जो कहानी लिखते हैं उसमें बिल्कुल पहचाना जा सकता है कि इस जगह की ये कहानी है। हालांकि इस कहानी पंचलैट में उन्होंने गांव का नाम स्पष्ट रूप से नहीं दिया है, लेकिन और इसकी भाषा भी मैला आंचल की भाषा देखेंगे तो मैला आंचल की भाषा में आंचलिकता ज़्यादा है। उसमें ऐसे बहुत सारे शब्दों का प्रयोग है जो कि अन्य अंचल के लोगों के लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। इसमें उतने ऐसा नहीं है। इसमें हिंदी जानने वाले पाठक, जो हिंदी भाषी क्षेत्र के जो पाठक हैं, उनके लिए ये कथा में कोई कठिन शब्द उस तरह से नहीं आता, कोई ऐसा दुरूह शब्द नहीं है जिसका अर्थ वो न समझ पाएँ। जो अहिंदी पाठक हैं, माने अहिंदी भाषी क्षेत्र के जो हिंदी के विद्यार्थी हैं या हिंदी के पाठक हैं, वो उनके लिए कुछ शब्द ज़रूर हो सकता है कि वो उनसे परिचित न हो, क्योंकि वो हिंदी क्षेत्र में रहने वाले नहीं हैं और उनके जो क्षेत्रीय प्रयोग हैं, शब्दों के जो क्षेत्रीय उच्चारण हैं, उससे परिचित नहीं है। रेणु अपने लेखन में न सिर्फ शब्दों को लाते हैं, बल्कि वो जो एक प्रचलित शब्द हैं उनके भी स्थानिक उच्चारणों के साथ सामने आते हैं। अपने लेखन में वो स्थानिक उच्चारणों के अनुसार वो लिखते हैं। तो इस कारण थोड़ा सा पढ़ने में लगता है, लेकिन ये कहानी काफ़ी सरल है। मैं इसको पढ़ूंगी और पढ़ते हुए जो चीज़ें इस पर विशिष्ट बताने लायक हैं वो बताऊंगी। इसके पहले मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, यद्यपि कहानी का जब हम विश्लेषण करने जाते हैं, किसी कहानी को हमें समझना है, मैं हमेशा हर पाठ में ये बताती हूँ कि कहानी साहित्य के लिए सबसे आवश्यक है कि आप पढ़ कर आनंद लें। तो कभी भी कोई भी आपके पाठ में कहानी हो, उपन्यास हो, कविता हो, उसको पहले आप शुद्ध मन से बिना इसका विचार किए कि आपको इसका विश्लेषण करना है या इस पर प्रश्न उत्तर लिखना है, आपको उसको आनंद लेने के लिए पढ़ना चाहिए। जब आप 1 या 2 बार उसको पढ़ेंगे और आनंद ले लेंगे, तब आपके लिए उस पर उसका विश्लेषण करना, उस पर प्रश्न लिखना सब बहुत आसान हो जाएगा। तो हमेशा कहानी को पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद हमने चर्चा की थी पहले पाठों में कि कहानी का विश्लेषण 6 आधारों पर होता है। 6 मुख्य बिंदु हैं जिनके आधार पर कहानी को परखना चाहिए या उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये 6 तत्व हैं: कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद एवं कथनोपकथन, देश काल एवं वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य।
ये 6 तत्व हैं मुख्य, जिनके आधार पर हम कहानी का विश्लेषण करते हैं, उनको समझते हैं। लेकिन आधुनिक कहानी की कुछ इस प्रकार की प्रवृत्ति है कि उसमें आवश्यक नहीं कि ये 6 के 6 तत्व सभी आए ही। और प्रेमचंदोत्तर कहानियों में तो फिर भी इन चीज़ों को निकाल करके रखा जा सकता है। सामान्यतया लेखक इनका पालन करते थे, इनका ध्यान रखते थे। लेकिन जैसे जैसे प्रेमचंद के बाद के युग में, प्रेमचंदोत्तर युग में जो लेखक हैं वो इस सब बंधनों से निकलते चले गए। उन्होंने अपनी कहानी की गहनानुभूति को ज़्यादा महत्व दिया, उसकी संवेदनशीलता पर ज़्यादा बल डाला, और कौन सा तत्व आ रहा है या नहीं आ रहा है उस पर कभी नहीं ध्यान दिया। तो हिंदी की हर कहानी, विशेषकर आधुनिक कहानी, इन 6 तत्वों के आधार पर समझी ही जा सके ऐसा आवश्यक नहीं है। तो इसलिए हम यद्यपि इन 6 तत्वों की जहाँ पर इस कहानी में जहाँ पर वे दिखाई पड़े हैं उनकी चर्चा होगी, लेकिन सब की नहीं होगी। और मैं कहानी पढ़ती हूँ और उसके साथ साथ में जो तत्व, जो चीज़ें आवश्यक या दिखाई पड़ेंगी उनकी हम चर्चा करते जाएंगे। पंचलैट, पहले तो ये शीर्षक ही पंचलैट, ये पेट्रोमैक्स के लिए प्रयुक्त शब्द है, और ये केवल मेरे ख्याल में बिहार के गांवों में ये प्रयुक्त होता है। अन्यत्र तो पेट्रोमैक्स को पेट्रोमैक्स ही कहा जाता है, या दूसरा कुछ स्थानीय नाम होता हो, लेकिन पंचलैट ये खास नाम वहाँ का दिया है। और पंचलैट बिहार के गांवों में क्यों कहते हैं पेट्रोमैक्स को? क्योंकि जब पेट्रोमैक्स आया था, आजकल के विद्यार्थी तो मेरे ख्याल से पेट्रोमैक्स से परिचित भी नहीं होंगे। आप थोड़ा गूगल करिएगा पेट्रोमैक्स डाल करके, तो आपको उसके चित्र मिलेंगे। आप समझ सकते होंगे कि ये गाँव में बिजली नहीं थी। आज भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं भारत के जिसमें बिजली नहीं पहुंच पाई है, और ये स्वतंत्रता के तुरंत बाद की कहानी है। तब तो निश्चित रूप से बहुसंख्यक गांवों में बिजली नहीं थी, तो उनकी बिजली की जो आवश्यकता थी वो लालटेन द्वारा पूरी होती थी। लालटेन माने वो केरोसिन ऑयल से जलता था, मिट्टी का तेल जिसको कि कहते हैं, और उसमें एक बत्ती होती थी। और इसी का एक और अपग्रेडेड वर्जन जिसको कह सकते हैं, आप अधिक इस भाषा को समझेंगे तो वो था पेट्रोमैक्स। तो काफ़ी लाइट उसकी काफ़ी तेज़ होती थी, उसकी जो रोशनी बाहर आती थी वो काफ़ी तेज़ होती थी और आसपास के पूरे क्षेत्र को प्रकाशित कर देती थी। लालटेन या लैंप, दो चीज़ जो चलती थी, वो उनमें उतनी ताकत नहीं होती थी और उससे उतनी रोशनी नहीं होती थी। पेट्रोमैक्स की रोशनी काफ़ी तेज़ होती थी। तो जो लाइट के माने बिजली की जो इलेक्ट्रिक लाइट के अभाव में, इलेक्ट्रिक बल्ब के अभाव में, ये एक साधन था जिससे गांव रोशन होता था। और हर गांव में एक पंचायत होती थी, पंचायत के पास कुछ खास सामान होते थे, तो उनमें पेट्रोमैक्स, रोशनी के लिए पेट्रोमैक्स एक महत्वपूर्ण चीज़ थी। लोगों, हर व्यक्ति उसको खरीदने की क्षमता नहीं रखता था। तो एक गांव में माने हर पंचायत के पास एक पेट्रोमैक्स हुआ करती थी, और उस पंचायत से जुड़े हुए जितने घर होते थे उन घरों को उस पेट्रोमैक्स का फ़ायदा पहुंचता था। तो चूंकि ये पंचायतों में होती थी, पंचों के बीच में जलती थी, इसलिए इसको पंच लाइट यानी लाइट, ये मैंने कहा ना कि स्थानीय उच्चारण के साथ वो फणीश्वरनाथ रेणु आते हैं। तो लाइट अंग्रेज़ी के शब्द का जब वो बिहार पहुंचता है तो उसमें ध्वनि परिवर्तन थोड़े से हो जाते हैं और वो लैट कहा जाता है। तो पंच लैट यानी पंचायत की लाइट, पंचायत की रोशनी। तो ये नाम पेट्रोमैक्स को दिया गया था। पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के पैसा जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है, इस बार रामनवमी के मेले में। एक वाक्य है, इसमें कितनी सारी सूचनाएं और चीज़ें हैं, आप देखिए। 15 महीने के दंड जुर्माने से पैसा एकत्र करके, मतलब
पंचायतों के पास ऐसा कोई फंड नहीं होता था, उनको कोई ग्रांट नहीं मिलती थी, कोई सरकारी सहायता विशेष नहीं मिलती थी। उनके अपने तरीके होते थे, आय के साधन होते थे, और जो कि अधिकतर कैसे होता था, दंड इत्यादि लगा करके। मतलब जो जिस टोली, जिस मोहल्ले या और ये मोहल्ले जो है जाति आधारित होते थे सामान्यतया बिहार में खास करके। और तो वो उस खास जाति, उस खास मोहल्ले, उस जाति के मोहल्ले की जो पंचायत होती थी, उसमें वो पंचायत ये निश्चित करती थी कि क्या आचरण सही है, क्या आचरण सही नहीं है। और अगर कोई आचरण विरुद्ध आचरण करता था, कोई गलती करता था, तो उसको दंड भरना पड़ता था, और इसी दंड का पैसा पंचायत में जमा होता था। तो 15 महीने यानी 1 वर्ष और 3 महीने, सवा साल, ये इतने समय तक उन्होंने दंड और जुर्माने के पैसे इकट्ठे किए, तब कुछ इतने पैसे इकट्ठे हो पाए कि वो पेट्रोमैक्स खरीद सके। मतलब पंचायत को बिजली उपलब्ध कराने या लाइट, किसी भी तरह का रोशनी का साधन देने का ये भी इतनी भी सरकारी सहायता नहीं मिलती थी, वो स्वयं करते थे। फिर महतो टोली, अब जो है कहा ना कि हर बिहार में खास करके, अन्य राज्यों उत्तर प्रदेश में भी ये प्रवृत्ति है, उतनी नहीं है जितनी कि बिहार में बेहद। और आज तक ये कहानी कुछ 1900 मेरे ख्याल में 1960 के दशक की ये कहानी होगी, या शायद उससे भी पहले की। और तब से मैं ये इतना एक माने 50-60 साल हो गए इस कहानी को, और परिस्थितियों में बहुत भारी परिवर्तन हुआ ऐसा नहीं है। आज भी आप बिहार के जो अंदरूनी इलाकों के गांवों में जाएंगे तो कमोबेश स्थिति इसी प्रकार की है। उनके सभी जातियों के मोहल्ले अलग अलग बसे हुए हैं, और कोई एक दूसरे के मोहल्ले में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। आना जाना भी कई बार मुश्किल होता है। यद्यपि हम अहमदाबाद शहर में बैठ करके और मेट्रो शहर में इस बात की परिकल्पना कर पाना, आज ग्लोबलाइजेशन के युग में, वैश्वीकरण के युग में, जबकि सारा विश्व एक गांव के रूप में परिकल्पित कर लिया गया है, जब कहीं से भी कहीं का संचार अब असंभव नहीं रहा है, और हम सब जब चैट रूम में इंटरनेट पे इकट्ठे होते हैं तो क्या अमेरिका, क्या ऑस्ट्रेलिया, और क्या इंग्लैंड, और क्या इटली, सब एक साथ बैठ कर के एक मोहल्ले में जिस प्रकार बात कर सकते हैं, एक पंचायत वहाँ बना सकते हैं। तो ये युग आ गया है। तब ये समझना कि किसी गांव में इस तरह के एक जाति के मोहल्ले और इतने बंधे हुए उसमें रहते हैं, जहाँ एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे के मोहल्ले में जाना दूभर होता है, ये सचमुच मुश्किल है। मैं स्वयं मेरा अनुभव नहीं रहा है, लेकिन मैं ज़रूर काफ़ी कुछ इसके विषय में सुनती रही हूँ कि आज भी ऐसे मोहल्ले हैं, और ऐसा इसी प्रकार चला आ रहा है सदियों से। तो ये इस कहानी में तो निश्चित रूप से ये है ही कि महतो टोली माने एक विशेष जाति की जो पंचायत, एक विशेष जाति का जो समुदाय था, उसने ये इस बार पेट्रोमैक्स खरीदा है। और वो कहाँ से खरीदा है? रामनवमी के मेले से। यानी गांव में कोई ऐसी मार्केट नहीं हुआ, बाज़ार नहीं हुआ करता था, स्थायी दुकानें नहीं हुआ करती थी जहाँ से वो जब चाहे न तब चीज़ें खरीद लें। और या आजकल के समय में जब हम ऑनलाइन चीज़ें मंगवाने लग गए हैं, हर वस्तु हर क्षण हमारे उंगली के नोक पर उपस्थित है,
तो तब आप ये कल्पना करिए कि आपको कोई चीज़ खरीदनी है और आपको एक लंबे समय का इंतज़ार करना पड़ेगा, रामनवमी के मेले जैसा या दशहरे के मेले जैसा, या बहुत सारे गांव में इलाकों में आज भी किसी सप्ताह के किसी एक विशेष दिन दुकानें लगती हैं। तो ऐसे कम से कम सप्ताह का और नहीं तो कभी कभी साल भर का की प्रतीक्षा करनी होगी कि वह समय आएगा, वह मेला लगेगा, उसमें दुकानें लगेंगी, तब कुछ हम खरीद सकते हैं। तो इस तरह से रामनवमी के मेले में उन्होंने ये खरीदा। और गांव में सब मिलाकर 8 पंचायतें हैं, यानी 8 प्रमुख जातियां थीं जो उस गांव में रहती थीं। उन सभी जातियों के मोहल्ले अलग अलग थे और उनकी पंचायतें अलग अलग थीं, क्योंकि उनके समाज के नियम कानून अलग अलग थे। पंचायतों का मुख्य काम सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना था। आज पंचायत शब्द जो हम सुनते हैं वो राजनीति माने प्रशासनिक में स्तर पर ज़्यादा सुनते हैं। ये एक प्रशासनिक इकाई है पंचायत, सबसे छोटी, लेकिन पहले के समय में वह उतनी आज हमारा लोकतांत्रिक देश है, उसकी सबसे जो छोटी प्रशासनिक इकाई है वो पंचायत है। लेकिन तब जब हमारा देश नया नया स्वतंत्र हुआ था, नया नया लोकतंत्र बना था, तब उस तरह की पंचायतों को उतने अधिकार नहीं थे और उनका मुख्य काम अपने समाज को संभालना भर था। ये इसमें दिखाई पड़ता है। और सभी पंचायतों में 8 पंचायतें थीं, जिनमें से 7 पंचायतें संपन्न थीं, जो आधारभूत चीज़ें हैं वो होती थी। मनोरंजन के साधन और रोशनी और ये सारी चीज़, दरी, जाजिम, शतरंजी और पेट्रोमैक्स, ये सब चीज़ें सभी पंचायतों में थी। एक महतो में नहीं थी, महतो टोली की पंचायत में नहीं थी, जो इस बार रामनवमी के मेले में आई। अब जो है पंचलाइट के लिए जो पैसा इकट्ठा हुआ था, उससे जब पेट्रोमैक्स खरीदा गया, उसमें 10 रुपये बच गए। अब इस 10 रुपये का उपयोग क्या होगा, तो पूजन सामग्री खरीदी गई। अब यहाँ पर आप सोच देखिए कि एक साधारण सी एक वस्तु है। आज हम सोचें तो पेट्रोमैक्स बेहद साधारण चीज़ है। आज हम टीवी भी लाते हैं तो कोई नारियल फोड़ करके उसको स्थापित नहीं करते, लेकिन हमारे पूरा एक जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारे विचार है, वो धर्म से और पूजा पाठ से इस कदर जुड़ा हुआ था कि एक साधारण छोटी भी चीज़ खरीदने में, हालांकि इस पंचायत, हम ये समझ सकते कि ये उतनी बड़ी चीज़ नहीं है, पंचायत के लिए उस समय ये बहुत बड़ी चीज़ थी, तो उसके लिए पूजा होकर के ही यह आरंभ होनी चाहिए, यह सोच थी। तो इसलिए 10 रुपया जो बचा उससे पूजन सामग्री खरीदी गई। और उसके पीछे तर्क भी है कि अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनाने से पहले बलि दी जाती थी। अब इस वाक्य का भी बहुत गहरा अर्थ है। अंग्रेज़, एक तो इसमें दिखाई पड़ता है कि जो गांव की एकदम जनता जो बिल्कुल सारे इस आज़ादी के यद्यपि आज़ादी की लड़ाई में बच्चे ने भाग लिया, हर व्यक्ति उसमें शामिल हुआ था, लेकिन फिर भी वो सोच, वो गांधी का प्रभाव था कि इतने लोग जुड़े, लेकिन जो सोच है वो सोच अभी भी कैसे एक अंग्रेज़ बहादुर कितने आदर्शपद उनके मन में है कि वो एक काबिल शासक हैं और हर तरीके से हमसे बड़े चढ़े हैं। मतलब ये जो एक मानसिकता थी भारतीयों की, वो बनी हुई थी उसके बाद भी, और उनका अनुकरण करने में वो अपनी उसको अच्छा मानते थे। उनका अनुकरण करना उनके अपने लिए उचित और आवश्यक एक तरह से मानते थे, क्योंकि उनके समय में भी कोई कार्य होता था, पुल बनता था, तो पुल काफ़ी बड़ी बात है, नदी पर पुल बनना, और तो वो होता था तो बलि दी जाती थी। अब यहाँ पर ये बहुत रेणु ने ये वाक्य लिखा है, बलि दी जाती थी, इसका बहुत गहरा मतलब भी हो सकता था। ये मानव बलि भी हो सकती थी
ये पशु बलि भी हो सकती थी। और ये किस रूप में दी जाती थी? अंग्रेज़ पूजा पाठ करा बने। ये एक वाक्य ही है जो हमें एक तरह से एक शोध के लिए प्रेरित कर देता है कि हम देखें कि वस्तुतः क्या होता था जब अंग्रेज़ कोई किसी तरह का कोई निर्माण कार्य कराते थे, तो क्या वो हमारी तरह जैसे हमारे यहाँ नींव पूजी जाती है कोई भी निर्माण कार्य में, तो उस तरह का कोई कार्य वो करवाते थे? या वो बलि जो है ये वो सांकेतिक है कि मैंने इस तरह का वो बिना देखे समझे, बिना इस बात की परवाह किए कि इस निर्माण कार्य से किसी को क्या परेशानी होगी, मनुष्यों पशुओं सबको रौंदते हुए वो ये करना शुरू करते थे। तो ये एक वानगी है कि हम किस तरह से शोध के लिए प्रेरित हो सकते हैं, और इसमें हर एक लाइन में कोई ना कोई अर्थ छुपा हुआ है। ये अब जो है वो आगे जो ये कहानी चलती है उसमें वो आ जाता है, उसके बीच में पूरी रोचक घटनाएं हैं कि किस तरह से वो पहुंचती है और कितनी उत्सुकता होती है गांव के लोग उस पेट्रोमैक्स को देखने के लिए। बिल्कुल दौड़े चले आते हैं, अपना सारा काम काज छोड़ करके दौड़े चले आते हैं, और बड़ा जगह साफ़ करके और उसको रखा जाता है, पूजा की सब सामग्री वहाँ एकत्र कर दी जाती है। गांव में वैसे भी रोज़ भजन कीर्तन शाम के समय होता था, तो जो भजन कीर्तन करने वाली मंडली थी उसका जो प्रमुख था, जिसको मूलगैन माने मूल गायक, ये मुख्य गायक एक तरह से कह सकते हैं। मुख्य गायक, मुख्य की जगह मूल शब्द का प्रयोग किया है, और गायक गायन, मूल गायन माने मूल गायन करने वाला व्यक्ति यानी मूल गायक, मुख्य गायक, और वो ही बदल करके हो गया है मूलगैन। तो ये वहाँ पे प्रचलित शब्द है, ये आंचलिक शब्द है जो इन्होंने रखा है। तो ये सब अपना सामान लेकर के, अपने वाद्य यंत्र लेकर के बैठ जाते हैं कि आज पेट्रोमैक्स की रोशनी में, आज पंचलैट की रोशनी में होगा। और वैसे तो किसी वो मूलगैन यहाँ पे बहुत सुंदर रोचक वर्णन किया कि वैसे तो किसी को पता नहीं लगता है कि कौन क्या गा रहा है, लेकिन रोशनी जब ज़्यादा होगी तो सबको पता लग जाएगा कि कौन कैसा गा रहा है, किस सबके चेहरे दिखाई पड़ेंगे। तो इसलिए सबको सजग होकर के गाना होगा, और कोई ताल बेताल नहीं हो सकता है, कोई बेसुरा नहीं हो सकता है, और सभी को ध्यान रख करके गाना है, ऐसा वो निर्देश देता है, अपनी मंडली को आगाह करता है। तो लेकिन ये सब मजमा इकट्ठा हो जाता है, सारे लोग जुट जाते हैं, सब उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं कि कब ये पेट्रोमैक्स जलेगा, कब पंचलैट होगी, और पता चलता है कि किसी को तो जलाना ही नहीं आता है। अब यहाँ पर एक दूसरा एक पहलू खुलता है कि अब जलाना नहीं आता है, तो देखिए बाकी जो 7 पंचायतें हैं उनमें है, और वो लोग जलाते रहे हैं, लेकिन उनको नहीं बुलाएंगे। क्यों? ऐसा करने से हमारी नाक कटती है। तो मतलब सब एक गांव में रह रहे हैं, गांव के तमाम काम जो होते हैं एक दूसरे के सहयोग से ही होते थे। जो खेती करने वाले, महतो ये खेती करने वाले लोग हैं, तो ये जो खेती करते थे वो अपना अनाज जो है बेचने के लिए दूसरे लोगों के ऊपर निर्भर रहते थे। दूसरी तरह के काम काज करने वाले भी, या जो भी पूरे जो सामाजिक जीवन था गांव का, वो यद्यपि बिना एक दूसरे के सहयोग के नहीं हो सकता था, नहीं चलता था, लेकिन फिर भी सबकी अपनी अपनी शान थी, और अपना अपना गर्व था कि हम ही बड़े हैं और दूसरे नहीं, और हम बड़े हैं तो हम दूसरे की सहायता किस प्रकार लें। तो निजी कामों के लिए, ये निजी काम पंचायत का हुआ उस टोली के, तो वो उस काम के लिए मैं कैसे सहायता लेने जाऊं? इसमें हमारी हेठी है, हमारा अपमान है अगर हम दूसरे की सहायता लेते हैं। तो इस प्रकार का गर्व और अलगाव और इस तरह की अब हम कह सकते हैं कि छोटी सोच, हालांकि वो अगर हम उनकी दृष्टि से देखें तो
इस तरह की छोटी सोच की बात नहीं है, वो ये आन बान शान की बात थी जो उस समय की उस समय का जो सामाजिक जीवन था उसमें वही महत्वपूर्ण थी। तो उन्होंने ये रखा कि बाहर के व्यक्ति को नहीं लेंगे। और तब एक ऐसे व्यक्ति का नाम सामने आता है जो कि वस्तुतः बहिष्कृत है, जिसका समाज में रहना निषिद्ध कर रखा है पंचायत ने ही। और वो भी क्योंकि वह लड़का नया नौजवान लड़का है और वो अपने तरीके से रहता है, दूसरे गांव से आया है, और दूसरे गांव से आया हुआ व्यक्ति उसको जब वो बसना है तो उसको पंचायत को अपना सरपरस्त मानना चाहिए, पंचायत को उसके मतलब खिलाना पिलाना चाहिए जिससे पंचायत के लोग उसकी तरफ हों, उसको बसने दें। पर वह लड़का, उस लड़के का चरित्र का बहुत वर्णन नहीं है, तो लेकिन ऐसा लगता है कि वो ये जानता है कि वो भारत देश का निवासी है और वो कहीं भी बस सकता है और इसके लिए उसको किसी से इजाज़त लेने की आवश्यकता नहीं है। यानी वो अधिक जागरूक लड़का है और वो वो बसने के लिए और अपने काम के लिए वो पंचायत के पास नहीं जाता, उनको कोई घूस या उनकी कोई चाटुकारिता नहीं करता और अपने काम से काम रखता है। और ये बात पंचायत को बहुत बुरी लगती है और फिर वो एक बहाना ढूंढते हैं। उसमें उनको बहाना मिलता है कि गांव की एक लड़की को देखकर वो सिनेमा का गीत गा रहा है। यद्यपि यह उससे नहीं स्पष्ट हुआ कि वो उसी को देख के गाता था या अपनी ही मस्ती में गाता था। जो भी हो, इस बहाने को लेकर के वो उसका हुक्का पानी बंद कर देते हैं, यानी उसका सामाजिक व्यवहार उसका निषिद्ध कर देते हैं। वो रहता उसी गांव में है लेकिन कोई उससे बोलता नहीं है। तो अब वही लड़का है जो पेट्रोमैक्स जलाने जाता है। अब ये भी बताता है कि वो नए ज़माने, नया थोड़ा सीखा पढ़ा लड़का है, वो दुनिया देखा हुआ लड़का है, संभवतः कहीं बाहर रह कर के आया है और नई नई चीज़ों का अनुभव उसने प्राप्त किया हुआ है। तो फिर लेकिन यहाँ पे फिर देखते हैं कि दूसरे लोगों के सामने झुकने से अधिक अच्छा है कि अपने ही बंदे के सामने झुका जाए, अपने ही समाज के व्यक्ति से हम सहायता लें और फिर उसको ही आपस में विचार विमर्श करके कि जब जाति की इज्जत पर बनाई हो तो आपसी झगड़ों का या आंतरिक रूप से जो हमने निर्णय लिए हैं उसको बदला जा सकता है। और वो बदलते हैं अपने निर्णय को पंच और कहते हैं कि उस लड़के को बुला ला और वो जलाएगा। और फिर आकर के वो जलाता है। उसमें एक चीज़ की स्पिरिट चाहिए होती है जलाने के लिए, वो नहीं होती है, तो वो फिर उसका वैकल्पिक व्यवस्था भी वो ही करता है। और नारियल के तेल से, गरी वहाँ कहते हैं, सामान्यतया नारियल कहा जाता है लेकिन गरी शब्द का इस्तेमाल है यहाँ। गरी का तेल वो लेकर के वो मंगवाता है और उसके सहायता से वो पेट्रोमैक्स जला देता है। और इस बात से सारे गांव वालों को समझ में आता है कि ये लड़का काम का है, ये इसको आता है चीज़ें। और फिर तब पंचायत भी उसको सम्मान देती है और उसको कहती है कि नहीं, तुम्हारे सारे प्रतिबंध समाप्त हुए और जैसे भी चाहो तुम रह सकते हो। तो यहीं पर समाप्त होता है। और वो भी जिस लड़की के लिए होता है कि लड़की, यहाँ पे थोड़ा सा दिखाया कि लड़की भी उसके मन में भी कुछ कोमल भावनाएं हैं लड़के के प्रति और उसको भी अच्छा लगता है। और उसकी लड़की की माँ उसको आमंत्रित करती है, उसको सम्मानित करती है, अपने घर खाने के लिए बुलाती है। मतलब ये एक छोटी सी घटना, एक छोटा सा काम, जो एक कुछ भी गुण होता है व्यक्ति का, वो किस प्रकार से उसको समाज में स्थान दिलाने के लिए काम आता है और गुणों के कारण ही कोई समाज में प्रतिष्ठित होता है। ये भी बात उसमें से, कहानी में से निकलती है। छोटी कहानी है, इसमें वही पात्र एवं चरित्र चित्रण नहीं, कथा वस्तु निश्चित रूप से है।
पात्र एवं चरित्र चित्रण बिल्कुल नहीं है। संवाद और कथनोपकथन है, संवाद हैं, थोड़ा कुछ बातें कही गई हैं। सीधे रूप में दो लोगों का संवाद उतना नहीं दिखाया गया है जितना कि एक एक वाक्य कोई किसी परिस्थिति संदर्भ में क्या बोलता है वैसा आया है, और उसमें बड़ी सुंदर भाषा का प्रयोग है। भाषा शैली इसकी बिल्कुल इस तरह की रखी गई है कि उस आंचलिकता का बोध होता रहे, उस गांव के परिवेश बिल्कुल सामने चित्रित हो जाए, और कुछ खास शब्द जो है इसमें काफ़ी इस्तेमाल हुआ है, लहजा इस्तेमाल हुआ है, और इसके माध्यम से इस कहानी को एक बहुत ही एक रोचक कहानी, और जिस तरह से मैंने बताया कि बहुत सारी बातें भी इससे निकल रही हैं, और लेकिन उस पर बहुत जोर नहीं डाला है, अपने आप पाठक के ऊपर है कि वो कितना समझ सके। इस प्रकार इस कहानी की रचना हुई है, और ये एक बहुत ही सुंदर सफल आंचलिक कहानी रेणु की सामने आई है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।